पब्लिक स्कूल्स हजारीबाग प्रक्षेत्र एच के तत्वावधान में आयोजित ऑनलाइन क्षमता संवर्धन कार्यशाला से जुड़े हिंदी के सभी विद्वत अध्यापक और अध्यापिकाएं आपका इस आयोजन में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, 2 दिवसीय इस कार्यशाला में प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षण प्रक्रिया पर विचार विमर्श करने के लिए हम सब जुड़े हैं। आज हम यहाँ 4 सत्रों में विषय से संबंधित शिक्षण प्रशिक्षण का कार्य करेंगे। समय को ध्यान में रखते हुए अब हम सत्र के अनुसार विषय प्रवर्तन करेंगे। इसके लिए सर्वप्रथम प्राथमिक कक्षाओं में व्याकरण शिक्षण में आ रही कठिनाइयों पर अध्यापन के लिए टाटा डीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट बोकारो भाटो की हिंदी अध्यापिका सुश्री पारुल को मैं यहाँ आमंत्रित करता हूँ। पारुल प्लीज। सभी को मेरा नमस्ते। सबसे पहले आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मैं व्याकरण से संज्ञा आप लोग को पढ़ाने जा रही हूँ। मैं सबसे पहले चित्र को दिखाऊंगी, उस चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले मैं संज्ञा को चित्र के आधार पे पढ़ाऊंगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पे ताजमहल का चित्र है। इस चित्र के आधार पर मैं आप लोगों को एक अनुच्छेद बताती हूँ। यह ताजमहल है, इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था। यह आगरा में यमुना नदी के किनारे पर बना हुआ है। यह सफेद संगमरमर का बना हुआ है। अनेक दर्शक इसे देखने आते हैं। यह इमारत प्रेम का प्रतीक है। अब आपने अभी देखा, मैंने एक छोटा सा अनुच्छेद पढ़ा। इस अनुच्छेद के आधार पर मैं आपको संज्ञा बताऊंगी। आपने इस अनुच्छेद में देखा है कि सबसे पहले मैं प्राणियों के नाम इसमें से बताऊंगी। शाहजहां, मुमताज और दर्शक इसमें प्राणी है। स्थानों के नाम आगरा, यमुना और नदी इसमें स्थान है। वस्तुओं के नाम संगमरमर और इमारत इसमें 2 वस्तुएं हैं। भाव के नाम प्रेम इसमें भाव है। व्याकरण में इन प्रकार के शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब मैं एक बार आप लोगों को संज्ञा की परिभाषा दोहराती हूँ। जिन शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान अथवा भाव का पता चले उसे संज्ञा कहते हैं। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ मैंने प्राणियों के नाम पहले लगाया है। यहाँ घोड़ा और महात्मा गांधी 2 प्राणी हैं। स्थानों के नाम में हिमालय और पाठशाला, यहाँ पे 2 स्थान हैं। वस्तुओं के नाम घड़ी और पुस्तक, यहाँ 2 स्थान हैं। अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि संज्ञा के 5 भेद होते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा, चौथा समूहवाचक संज्ञा एंड आखिरी द्रव्यवाचक संज्ञा। इसी के साथ मैं अपने संज्ञा के पाठ को समाप्त करती हूँ। आशा है आप इसको अपने कक्षा में दोहराएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद पारुल, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने प्राथमिक कक्षा में व्याकरण अध्यापन में जो समस्याएं आती है वो उस पर आपने अपना विचार प्रकट किया। अब मैं दूसरे सत्र की प्रस्तुता को आमंत्रित करना चाहूँगा। दूसरे सत्र की प्रस्तुता है प्रक्षेत्र के मास्टर ट्रेनर श्री के यादव सर। माध्यमिक कक्षाओं में कविता कैसे पढ़ाएं, यह इनका विषय है। इसके अंतर्गत आज वे हम सबों को 8वीं कक्षा में संकलित कविता दोपहरी शीर्षक कविता के माध्यम से अपनी बात आरंभ करेंगे। यादव सर प्लीज। ऑनलाइन क्षमता संवर्धन हिंदी कार्यशाला में उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक अभिनंदन। जैसा कि आज माध्यमिक कक्षा में कविता अध्यापन के संदर्भ में हमारे मंच संचालक सिन्हा साहब ने बताया, और आज मैं कविता अध्यापन के पहले एक बात बताना चाहता हूँ कि कविता है क्या। कविता आत्म अभिव्यक्ति है। जब भी हम
कक्षा में पढ़ाते हैं तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना, बच्चों को कविता समझा देना ही हमारा उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कविता के साथ साथ बच्चों को अनुभव कराना, अंतर मन से, हृदय से अनुभूति कराना ही कविता अध्यापन का उद्देश्य होता है, जिसके माध्यम से जब बच्चे अनुभूति करेंगे तब उन पंक्तियों से, उनके भावों से प्रेरित होकर कुछ वैसा ही करना चाहेंगे, ऐसी बातें सीख जाए, यही कविता का उद्देश्य है। आज जिस कविता को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ वो 8वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में संकलित पुस्तक में वर्णित पाठ 4 की है, वह है दोपहरी। दोपहरी कविता एक ऐसी कविता है जिसमें भीषण गर्मी का वर्णन किया गया है। आप जानते हैं कि दोपहरी जाड़ा में भी होती है, गर्मी में भी होती है और बरसात में भी होती है, परंतु जिस दोपहरी की चर्चा यहाँ कवित्री संकुल माथुर ने किया है वह है गर्मी की दोपहरी। गर्मी की दोपहरी अपने आप में बहुत ही गर्म होती है। बैसाख जेठ के महीने में कभी आपने अनुभव किया होगा कि जब आप चिलचिलाती धूप में निकलते हैं तो बाहर निकलने की हिम्मत नहीं होती। ग्रीष्म की लू, कड़क धूप से आपको बहुत कठिनाई होती है और सिर्फ आपको ही नहीं, इस कविता में सभी जीव, सजीव हो, निर्जीव हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, ग्रीष्म की इस दोपहरी में किस तरह से प्रभावित करती है यह गर्मी, यह दोपहरी किस तरह से लोगों को कठिनाई में डालती है, इसका उल्लेख, इसका वर्णन इस दोपहरी में किया गया है। तो आइए पहले हम पंक्तिबद्ध से समझें। गर्मी की दोपहरी में तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार फूल की अंगारे सी जली पड़ी थी। छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे। आइए पहले हम एक संदर्भ को समझने का कोशिश करें। यहाँ जिस जीव का वर्णन किया गया है वह है निर्जीव। अभी मैंने बताया निर्जीव, मनुष्य, पशु, पक्षी सभी को गर्मी के तपस से कठिनाई होती है। अब यहाँ गर्मी की दोपहर तपे हुए नभ के नीचे, तपे हुए नभ के नीचे काली सड़कें तार फूल की, आसमान तो तपा है ही, गर्मी के आतप से आसमान तपा हुआ है और आसमान के नीचे धरती पर बनी हुई सड़क, कैसी सड़क? जो तारकोल की बनी हुई। तारकोल का अर्थ होता है अलकतरा। आजकल सड़कें कई तरह से बनाई जाती हैं, ईंटे का भी, सीमेंट का भी, लेकिन जो अलकतरे की बनी हुई सड़क है उस पर भी गर्मी का ऐसा प्रभाव है जैसे लग रहा है कि वह आग की तरह, अंगारे की तरह, अंगारे का मतलब आग की तरह वह तपी हुई है। जिस तरह से आग जब जलाई जाती है तो उस अंगीठी में लालिमा पहले होती है और धीरे धीरे जब वो बुझने लगती है कोयले में बदल जाती है और वह सड़क, अलकतरे की बनी सड़क को कवित्री ने यहाँ जो है एक उपमा दिया है कोयले के साथ, इसलिए अंगारे सी जली पड़ी थी। वह लालिमा युक्त आग अब धीरे धीरे कोयले की तरह काली हो गई है, इसलिए उस अलकतरे वाली आग को उन्होंने यहाँ उपमा दिया है, इसलिए कोयले के साथ उपमा दिया है, इसलिए यहाँ उपमा लगता है। एक तरफ भावार्थ है
की मनोस्थिति, उस गर्मी की स्थिति का वर्णन किया गया है। वहीं छां जली थी पेड़ों की भी, पत्ते झुलस गए थे, नंगे नंगे दीर्घकाय कंकालों से वृक्ष खड़े थे, वो अकाल की ज्यों अवतार। सड़कें भी जली सी प्रतीत हो रही थी, आसमान भी तपा था, और उस गर्मी के आतप के कारण, गर्मी के प्रभाव के कारण बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे जो पेड़ दिखाई पड़ते थे, जो फलों से पत्तियों से लगे दिखाई पड़ते हैं, और फल पत्तियां पेड़ों की सुंदरता का, सौंदर्य का प्रतीक है। लेकिन वे पत्तियां, पेड़ों की पत्तियां आग के ताप के आतप से, गर्मी से वो मुरझा गई हैं, झुलस गई हैं, जली जली से प्रतीत हो रही हैं, और अधिक गर्मी के कारण वे पत्तियां सिर्फ झुलस ही नहीं गई हैं, जल जल कर नीचे गिर गई हैं। और जब पेड़ों से पत्तियां गिर गई हैं तो ये पेड़ कैसे दिखाई पड़ रहे हैं? नंगे बुच्चे, उसकी सुंदरता घट गई है, नंगे बुच्चे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं, पत्रहीन दिखाई पड़ रहे हैं, और ऐसे लंबे लंबे पेड़, विशाल पेड़ ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे कोई कंकाल खड़ा है। कंकाल का मतलब क्या होता है? ढांचा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं स्केलेटन। कभी कभी आपने किसी अस्पताल में देखा होगा, आप अपने विद्यालय में भी बच्चे देखे होंगे कि जब स्केलेटन को देखता है क्या होता है? सिर्फ हाड़ ही दिखाई पड़ती, सिर्फ हड्डी दिखाई पड़ती है। ऐसा प्रतीत ये पेड़, नंगे बुच्चे पेड़ दिखाई पड़ रहे हैं कंकालों की तरह, और इनके कंकाल ऐसे लग रहे हैं जैसे वो अकाल के ज्यों अवतार। जिस तरह से कोई अकाल, भूखमरी हो गई। भूखमरी में होता क्या है कि अनाज के अभाव में, भोजन के अभाव में बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब जब क्षुधातुर हो जाते हैं तो उनका पेट पीठ सट जाता है, हड्डी पसली दिखाई पड़ने लगती है। उस तरह से ये ऊंचे ऊंचे पेड़, लंबे लंबे पेड़ कंकालों की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसा गर्मी का प्रभाव उन पेड़ों पर है। इसलिए कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ आपने देखा कि गर्मी का प्रभाव निर्जीव पदार्थों पर भी है, जिनकी परेशानी से वे अपने आप को घायल हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, और सहन शक्ति से बाहर हो गई है। अब दूसरी पंक्ति को हम देखें, दूसरे संदर्भ में हम आते हैं। एक अकेला तांगा था दूरी पर, कोचवान की काली सी चाबुक के बल पर वो बढ़ता था। यहीं तक देखिए, गर्मी के दिनों में वैसे ही लोग रोज रास्ते में दिखाई पड़ते हैं जिनको जरूरत होती है। गर्मी का ऐसा आतप बना रहता है, इतनी कड़ी धूप होती है कि लोग अनावश्यक बिना काम का लोग नहीं निकलते, जिनका जरूरी काम रहता है वही निकलते। तो उस सड़क पर तांगे वाला अपने घोड़े को लिए हुए आ रहा था, और वह उस अलकतरे की सड़क पर घोड़ा सरपट चल रहा है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि एक ओर जहां निर्जीव पदार्थ पर गर्मी का क्या प्रभाव पड़ता है, वहीं दूसरी ओर इस तांगे वाले और एक पशु घोड़े के ऊपर क्या पड़ता है। कोचवान क्या है? जो तांगे को चलाता है। बाइक को चलाने वाले, गाड़ी को चलाने वाले को ड्राइवर कहते हैं, जहाज को चलाने वाले को पायलट कहते हैं, तांगे को चलाने वाले, तांगे मतलब बग्घी, उसे क्या कहते हैं? कोचवान कहते हैं, तांगे वाला कहते हैं। तो वह आ रहा है, लेकिन घोड़ा बहुत दुबला पतला कमजोर है, वह सड़क पर चल नहीं पा रहा है। तारकोल की सड़कें तपी हुई है, आसमान ऊपर से तपा हुआ है, जिससे उसका शरीर भी तपा हुआ है। फिर भी वह उस मार्ग पर, उस सड़क पर चलने का प्रयास कर रहा है। जैसे ही उसकी गति धीमी होती है, कोचवान जो है अपने चाबुक से, कैसी चाबुक? जो सर्प की तरह इतरा रही है, लहरा रही है, वैसी चाबुक को घुमाता है और सर पर सर घोड़े की पीठ पर मारता है। वह
दौड़ने का प्रयास करता है। वह कोचवान उस दर्द को समझे या ना समझे, लेकिन घोड़ा नीचे की गर्मी, आसमान की गर्मी और मार की तड़प को वह समझता है। कहने का तात्पर्य यह है कि आगे निर्जीव पदार्थ को दिखाया, पशु पर क्या बीतता है इसका भी उन्होंने यहाँ एक रूप प्रस्तुत किया है। और ये चाबुक जो है, लहराती हुई चाबुक की तुलना जो है इस तरह से घोड़े की पीठ को डसती है जैसे लगता है कोई सर्प डस रहा है। इसलिए चाबुक की तुलना किससे की गई है? काली सर्प से। इसलिए जो है यहाँ उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया। इसी तरह से जब हम आगे चलेंगे तो मनुष्यों के ऊपर क्या बीतता है, पक्षियों के ऊपर किस तरह का इस दोपहरी का प्रभाव पड़ता है, इसका उल्लेख किया गया है। आगे देखिए। धन्यवाद यादव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सुंदर तरीके से कविता अध्यापन के विषय में बताया। अब मैं तीसरे सत्र की ओर बढ़ रहा हूं। तीसरे सत्र में है उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में काव्य शिक्षण के अध्यापन की समस्या। उच्चतर माध्यमिक कक्षा में काव्य शिक्षण कैसे करें, इस विषय पर अपनी प्रस्तुति देने के लिए अब मैं श्री सर्वेश कुमार मिश्रा डीएवी घाटोटान को मैं आमंत्रित करता हूं। श्री सर्वेश सर प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद भट्ट सर। मैं ऑनलाइन सभी शिक्षकों को नमन करता हूँ। मेरा जो विषय है वो उच्चतर माध्यमिक स्तर पर काव्य का शिक्षण किस प्रकार किया जाए कि उसमें क्रियात्मक अनुभव का प्रयोग हो। जैसे कि कहा गया है कि सबसे पहले हमें कविता के बारे में समझ लेना है कि कविता क्या है। जैसा कि आचार्य विश्वनाथ जो भाषा विद थे, उनका कहना है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रस काव्य ही कविता है, रस युक्त काव्य ही कविता है, जिसमें रस, लय, छंद या गुण, प्रसाद गुण, माधुर्य गुण, ओज गुण जिसमें समवेत रूप से पाए जाते हैं, वह कविता है। सबसे बड़ी समस्या है काव्य शिक्षण में कि हम किस तरह इसे प्रयोग में लाएं कि कविता सभी स्तरों पर प्रभावी बन जाए। कविता रस है, कविता आनंद है, कविता मनोरंजन है। इसकी जो क्रियात्मक विधि है वो सतत चलती रहनी चाहिए। सभी जानते हैं काव्य का अर्थ छंदोबद्ध रचना से है, जिसमें स्वर है, लय है, ताल है, तुक है, वो कविता है। लेकिन जो शिक्षण में समस्याएं आती हैं कि जैसे हम अष्टांगार की बात करते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में जैसे हम वही कविता पढ़ाने जाते हैं, लेकिन वही कविताएं जो होती हैं प्राथमिक कक्षाओं में, वही कविताएं बाल शैली पर आधारित होती हैं। वही कविताएं बालक का किस प्रकार मन मोहती हैं, किस प्रकार उनसे जुड़ती हैं कि बच्चे कक्षा में ही नाच उठते हैं। लेकिन जो मुख्य कार्य शिक्षक का है उसे भी प्राथमिक बच्चों के स्तर पर जाना होगा। बच्चे जैसे हंसते कूदते हैं, जैसे क्रिया करते हैं, वैसे ही शिक्षक को उनके अनुरूप ढलना होगा। तब जाके वो कविता समृद्ध बनेगी और बच्चे के दिमाग में पैठ बनाएगी। शिक्षक हमेशा यही प्रयास करता है कि काव्य शिक्षण कितना प्रभावी हो कि बच्चों की समझ में सहज आ जाए। तो इसका एक क्रम है। काव्य शिक्षण
विद्वानों ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हृदय की मुक्तावस्था कविता है। मुक्तावस्था से क्या है? हमारा हृदय जिसे पढ़कर प्रसन्न हो जाए, हम जिन भावों को आत्मसात कर लें, सही मायने में, सही रूप में कविता वही है। कविता के एक अनुक्रम है, एक विधि है, प्रणाली है जो हम लोग कक्षाओं में लागू करते हैं, लेकिन इस पर एक अध्ययन बहुत जरूरी है। हम शिक्षा विधियों की बात करते हैं, काव्य शिक्षा प्रणालियों की बात करते हैं, तो सबसे जो पहली विधि आती है वो गीत प्रणाली है। अब सोचना है, हम सभी शिक्षकों को एक तुलना करना है, समीक्षा करना है कि गीत प्रणाली कहाँ प्रभावी है, कहाँ नहीं। देखिए, प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को कविताओं को रटाना होता है, उनको भावों से जोड़ना होता है, उनको भाव आत्मसात कराने होते हैं, कविता कंठस्थ करानी होती है, तभी जाके कविता बच्चों के लिए जीवंत बनती है। प्राथमिक कक्षा में जब पढ़ा रहे हैं आप गीत प्रणाली, तो देखेंगे कि छोटी छोटी कविताएं आती हैं, बाल कविताएं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। देखिएगा, बच्चे भी उसी तरह क्रिया करते हैं। और अन्य कविताएं हैं, तकली रानी नाच रही कैसी मनमानी, हाथी आया झूम के धरती माँ को चूम के। और कुछ कविताएं और भी हैं, तोता हूं मैं तोता हूं, हरे रंग का होता हूं, चोंच मेरी लाल है, सुंदर मेरी चाल है। इस पर थोड़ा अभिनय करना होगा, भाव अनुभव को सामने लाना होगा, ताकि बच्चों का जो तादात्म्य है वो शिक्षक से जुड़ सके। दूसरी जो प्रणाली है वो है अभिनय प्रणाली। इसमें गीत भी चलता है, अभिनय भी साथ साथ चलता है। जैसे एक कविता है, जब हम इसे पढ़ाते हैं, देखिए उसमें कैसे संवाद है, वो कैसे अभिनय के द्वारा उसमें भाव आते हैं। बेटा मां से कहता है, कविता है, मां का है एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने अपनी नानी? कहती है मुझसे ये चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। बालक कहता है, मां का लेटी ही लेटी राजा था यार। संवाद है, लेकिन अभिनय के द्वारा इसकी प्रस्तुति करना होगा, तभी जाके बच्चों का भाव जो है उनके हृदय से जुड़ पाएगा। तीसरा व्याख्या प्रणाली। जब स्तर प्राथमिक स्तर से हम ऊपर उठते हैं, कक्षा 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, तो व्याख्या प्रणाली आ जाती है। हम लोग सबसे पहले शब्दार्थ बताते हैं, शब्दों का सरलीकरण करते हैं, फिर उसका जो भाव होता है उस कविता का बच्चों को बताते जाते हैं। और दूसरा जो एक प्रणाली है, अगली अर्थ कथन प्रणाली है। ये मनोवैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, क्योंकि हम किसी कक्षा में जाएं, केवल शब्दार्थ लिखते हैं, अर्थ लिखते हैं और बच्चों को बोले कि बच्चों नोट्स बना लेना, तो पढ़ाई का कोई क्रियात्मक रूप देखने को नहीं मिल रहा है। तो बच्चे भी किताबों में, अन्य पुस्तकों से उतार लेंगे। यह मनोवैज्ञानिक प्रणाली नहीं है, इसलिए इसका ज्यादा प्रयोग नहीं किया जाता है। पांचवी जो प्रणाली है वो खंडान्वय प्रणाली है। जो लंबी लंबी कविताएं होती हैं, जैसे राम की सत्य पूजा, बहुत लंबी कविता है। मुक्तिबोध की, गजानन माधव मुक्तिबोध की अंधेरे में जो कविता है वो लंबी कविता है। उसको हम खंड करते हैं और उन खंडों का अन्वय करते हैं, अर्थ बताते हैं, सरलीकरण करते हैं, तब जाके वो कविता समझ में आती है। अगली जो प्रणाली सबसे उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में सबसे सफल मानी जाती है, जिसको हम मनोवैज्ञानिक प्रणाली कहते हैं, वो व्यास प्रणाली है। व्यास की कथा सभी को मालूम है। कथा विधि हम कह सकते हैं, व्यास प्रणाली हम कथा विधि कहते हैं। कभी कभी कविताओं में, माध्यमिक कक्षाओं में, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में ऐसे कथानक
के रूप में शब्द आ जाते हैं जिनको कहानी के माध्यम से बताना पड़ता है, कथा के माध्यम से बताना पड़ता है, तब बच्चों की समझ में आता है। जैसे ये माध्यमिक कक्षा में है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, तो इसमें जो हम कहते हैं सुनो राम जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा, इसमें जो शिव धनु आया है, शिव धनुष का अपना महात्म्य है। शिव धनुष क्यों प्रसिद्ध हुआ, शिव धनुष को धारण कौन करते थे, शिव धनुष की क्षमता क्या थी, अनेक कथाएं आपको मिलेंगी धार्मिक ग्रंथों में, वहां से आपको शिव धनुष के बारे में बताना पड़ेगा। फिर और कथानक और व्यास प्रणाली को आप विस्तृत करते जाइएगा तो कथानक बढ़ता चला जाएगा। फिर शिव धनुष के बारे में आप 2-3 पृष्ठ बता सकते हैं। बच्चों का ज्ञानवर्धन के लिए माध्यमिक कक्षाएं हैं, और यही व्यास प्रणाली उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में भी बहुत प्रभावी होती है, क्योंकि हम जो कविताएं पढ़ते हैं वो दृष्टांत पर आधारित होती हैं, प्रतीकों पर, बिंबों पर आधारित होती हैं। उसकी विस्तृत व्याख्या कथा के माध्यम से करना होता है, क्योंकि बच्चों का जो काल्पनिक विकास है, जो क्रियात्मक विकास है, उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में ही सबसे ज्यादा करना होता है। अगली प्रणाली है तुलना प्रणाली। तुलना करना, बच्चे हर कक्षाओं में कविताओं को पढ़ते हैं तो समझते हैं कि कौन सी कविता अच्छी है, कौन सी प्रभावी है, किस कविता में गंभीर अर्थ है, किसमें संदेश है, वो अपने आप से समीक्षा करते हैं। और उसमें शिक्षक को सावधान रहना है, क्योंकि उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कथानक शिक्षक को याद होने चाहिए, दृष्टांत की व्याख्या, उसकी कहानी शिक्षक को याद होनी चाहिए, गहरा अध्ययन होना चाहिए। जब हम किसी कविता को पढ़ाते हैं, एक कविता है जयशंकर प्रसाद जी की, अरुण ये मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंचो अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। हम पूछ सकते हैं उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में कि बच्चों ऐसी कविता कोई पढ़ी है आपने? हो सकता है कोई बच्चा बोल उठे। अगर बच्चा नहीं बोलता है तो हमें कई कविताओं का अध्ययन करके आना पड़ेगा और बच्चों को सुनाना होगा। तो इसकी तुलनात्मक कविता हम सुनाएंगे तो हिमालय कविता है, मेरे नगपति मेरे विशाल साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष की पूंजी भूत ज्वाल मेरी जननी के हिमगिरी, मेरे भारत के दिव्य भाग। और कविताएं बहुत हैं, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। फिर उसी से तुलना करते हुए, रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को काला था। कहने का मतलब है मैंने ये वीरस की जो कविताएं थी, जो देश से संबंधित कविताएं थी, मैंने उसका एक तुलनात्मक अध्ययन किया और एक समीक्षा करना है कि कौन सी कविता अर्थ गांभीर्य भाव रखती है। अंत में अगली प्रणाली है समीक्षा। समीक्षा हम करते हैं कविताओं की, इसी से जो बच्चे काल्पनिक होते हैं आगे चल के कवि बनते हैं, समीक्षक बनते हैं। कविताओं का अंतर जान लेना। कविताएं समाज से जुड़ी हैं, राजनीति से जुड़ी हैं, या समाज या देश पर कटाक्ष व्यंग्य है, इन सब भावों का जब अनुसरण छात्र करने लगता है तो उसके अंदर एक समीक्षात्मक बुद्धि की उत्पत्ति होती है। वो कविताओं को पढ़ते ही उसे समीक्षा समझ में आ जाती है कौन कविता किस स्तर की है। अंत में एक प्रणाली है रसास्वादन प्रणाली। देखिए, प्राथमिक स्तर पे गीत प्रणाली है, ये उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में गीत प्रणाली प्रभावी नहीं है। कारण कि बच्चे बचपन में गीत कंठस्थ करते हैं, लेकिन जो माध्यमिक कक्षाओं के बच्चे हैं गीत कंठस्थ करें, याद करें, लेकिन रसास्वादन भी होना चाहिए। तो कभी कभी देखा गया है कि हम कविताओं को अगर गा करके स्वर और लय बांध कर कविताओं को सुनाते हैं तो बच्चों का जो है मन प्रसन्न हो जाता है, लेकिन वो दीर्घकालिक नहीं होता है। हमें उनको कथा के द्वारा, कहानी के द्वारा, समीक्षा के द्वारा, दृष्टांत के द्वारा, उदाहरणों के द्वारा अनेक कथाएं बतानी होगी जिसमें बच्चे
रुचि रखें। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, छोटी कक्षाओं में गीत प्रणाली और अभिनय प्रणाली बहुत मनोवैज्ञानिक प्रणाली है। बच्चे गीत गाकर ही सीखते हैं, खेल खेल में ही सीखते हैं, नाच गाकर ही सीखते हैं, वो प्रभावी प्रणाली है। अगली कक्षाओं में 5वीं से 8वीं 9वीं 10वीं तक व्याख्या प्रणाली, लेकिन अर्थकथन प्रणाली को हम मनोवैज्ञानिक मानते हैं। बाकी उच्चतर माध्यमिक कक्षाओं में जो प्रभावी प्रणालियां हैं, खंडान्वय प्रणाली है, व्यास प्रणाली, कथन प्रणाली, तुलना प्रणाली, समीक्षा प्रणाली, और अंत में बच्चों को इस तरह का विकास कराया जाए कि बच्चे रस का अनुभव करें, रसात्मक कविताएं उनके हृदय को सौंदर्य अनुभूति से भर दें, तब जाके कविता की अस्थायी होती है। इस तरह हम देखते हैं कि स्तरानुसार कविताओं का शिक्षण करने से बहुत ही बच्चों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। धन्यवाद। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी प्रस्तुति निसंदेह बहुत ही ज्ञानवर्धक और तारीफे काबिल थी। इसके लिए एक बार पुनः मेरा धन्यवाद स्वीकार करें। चौथे सत्र पर विचार करने के लिए मैं स्वयं यहाँ उपस्थित हूँ। 10वीं और 9वीं कक्षा में हिंदी के पाठ्यक्रम के अंतर्गत रचना खंड में थोड़ा परिवर्तन किया गया है, थोड़ा बदलाव किया गया है। पहले उक्त दोनों ही कक्षाओं में 9वीं और 10वीं कक्षा में निबंध के लिए जहां 10 अंक निर्धारित किए गए थे, वहीं अब उसकी जगह 10वीं कक्षा के लिए 5 अंक अनुच्छेद लेखन और 5 अंक संदेश लेखन के लिए निश्चित किया गया है। उसी प्रकार 9वीं कक्षा में 10 अंक के निबंध लेखन की जगह अब 5 अंक अनुच्छेद लेखन और 5 अंक लघु कथा लेखन के लिए निश्चित किए गए हैं। ऑनलाइन पर हम लोग इस पर पहले भी काफी विचार विमर्श कर चुके हैं। ऑनलाइन से जुड़े सभी विद्वद्गण को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप 2 दिनों का हमारा ये कार्यशाला, 2 दिनों की इस कार्यशाला में आपकी उपस्थिति बनी रही। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद।